नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ये संस्थान का नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता हूँ, कभी कल फॉलो कर लिया कीजिए आप लोग। चलिए आज के हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निष्ठा कार्यक्रम। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश की शिक्षा से जुड़े 1200 प्रमुख व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार ऑनलाइन मोड में स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में, पहली बार ऑनलाइन मोड में, क्योंकि आपको पता है कि सभी यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है, ऑफलाइन सब बंद है। ऑनलाइन मोड में स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं कि निष्ठा कार्यक्रम क्या है। निष्ठा का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल है। कभी काल फुल फॉर्म किसी परीक्षा में पूछ देता है। तो देखिए निष्ठा लिखा हुआ है, डिजिटल इंडिया निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये साइट का नाम भी दिया है, nishtha.ncrt.government.in। इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग फॉर चेंज, समग्र शिक्षा। ठीक है, इतना नहीं जानना है आप लोग को। इस कार्यक्रम को 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। निष्ठा कार्यक्रम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। केंद्र प्रायोजित यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा 2019 और 20 के तहत राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये केंद्र प्रायोजित यह कार्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा 2019 और 20 के तहत राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया है। डेट भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और किस मंत्रालय के द्वारा बताई दिया गया है आप लोग को, देश भर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। निष्ठा कार्यक्रम के प्राथमिक स्तर पर सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक और स्कूल प्रमुख शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है। इस कार्यक्रम में बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। निष्ठा के तहत विकसित किए गए प्रारूपों के द्वारा बच्चों के समग्र विकास का ध्यान रखा जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम सहित स्वास्थ्य कल्याण, व्यक्तिगत सामाजिक गुण, कला, स्कूली शिक्षा में पहल, विषय विशेष शिक्षा, शिक्षण शिक्षा में आईटीसी, नेतृत्व क्षमता, पूर्व विद्यालय शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आदि को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूरा लाइन पढ़ लीजिएगा ध्यान से आप लोग। अब तक लगभग 23,000 प्रमुख संसाधन व्यक्ति की रिसोर्स पर्सनल और 17.5 लाख शिक्षक और स्कूल निष्ठा से लाभान्वित हुए हैं। तो जो डेटा प्रस्तुत किया जाता है आप लोगों को, उस डेटा को गंभीरता से ध्यान से आप लोग पढ़ा कीजिए उसको। अब हम बात करते हैं कि नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसके पहले आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि दीक्षा पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो दीक्षा पोर्टल जो है। यह शिक्षकों को खुद को सीखने और प्रशिक्षित करने और शिक्षक समुदाय के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है। कौन? दीक्षा। यह पूरे शिक्षक के जीवन चक्र को देखते हुए बनाया गया है, जब से शिक्षकों में शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद छात्र जो है शिक्षक नामांकन करते हैं। यह नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के बाद एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों और पाठों तक पहुंच प्रदान करता है। राज्य, सरकारी निकाय और यहाँ तक कि निजी संगठन जो है दीक्षा को उनके लक्ष्यों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर अपने संबंधित शिक्षक पहल में एकीकृत कर सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा के साथ साथ दीक्षा ऐप को भी बताएगी आपको, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निष्ठा कार्यक्रम के बारे में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन मिनिस्टर है, कहाँ से शुरू किया गया है और इसका क्या मेन पर्पज है।
किसी भी टॉपिक का मेन पर्पज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कब लॉन्च किया गया था, किस विभाग के अंतर्गत है, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। प्रसाद योजना इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में तीर्थयात्री सुविधाओं के विकास परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह कार्य प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। मार्च 2017 से जारी इस परियोजना की कुल 45.36 करोड़ रुपए लागत आई है। परियोजना में पर्यटन सुविधा केंद्र एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रसाद योजना आखिर है क्या। पहला, पर्यटन मंत्रालय द्वारा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। प्रसाद का मतलब समझ लेते हैं कि कुछ और मिनिस्ट्री होगी, लेकिन ये पर्यटन टूरिज्म मिनिस्ट्री है। 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान मिशन प्रसाद का आरंभ किया गया था 2014-15 में। ये देखिए पूरा इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत प्रसाद योजना जो है, ये देखिए प्रसाद का पूरा फिगर के माध्यम से बताने का कोशिश किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चिन्हित तीर्थ स्थानों एवं धरोहर गंतव्यों का समेकित विकास था, जिसके द्वारा आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार को भी बढ़ाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में 100% जो है वित्तीय जो होगा, फाइनेंस जो होगा, केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, तथा इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे CSR कहते हैं, तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस योजना का लक्ष्य जो है प्रवेश बिंदुओं, जिसमें सड़क है, रेल है, जल परिवहन का अवसंरचनात्मक विकास, अंतिम बिंदु तक संपर्क, सूचना अनुवाद केंद्र जैसी मूलभूत पर्यटन सुविधाएं, क्षेत्र में लाइटिंग और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के साथ प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्राफ्ट बाजार, हॉट सेमिनार दुकानों, कैफेटेरिया, दूर संचार सुविधाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि जैसी सुविधाओं को विकास करना था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है आप लोग को पूरा का पूरा बता दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये किस सरकार, मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, पूरा 100% है, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR सबको पता होगा, और PPP निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहते हैं आम भाषा में, वो भी इसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, योजना का लक्ष्य भी बता दिया गया है कि प्रवेश बिंदु, प्रवेश कैसे कर सकते हैं, या तो सड़क के द्वारा, या रेल के द्वारा, या जल परिवहन के द्वारा, 3 ही तरीके हैं आपके पास। क्या अवसंरचनात्मक विकास, और जितना डिटेल दिया है आप लोग पढ़ लीजिएगा। और खास करके ये सोमनाथ मंदिर भी बता दिया गया है। इसका पूरा डिटेल में बता देता हूँ। सोमनाथ का सभी लोग को पता होगा, जैसे सोमनाथ से स्टार्ट किया गया था गुजरात से। गुजरात में स्थित इस मंदिर के गृह में भगवान शिव विराजमान है। यह हिंदू सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मोहम्मद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक यह मंदिर कई बार आक्रांताओं का कोप का भाजन बना है। अर्थात आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनवी लगातार 17 बार अटैक किया, सोमनाथ मंदिर को छिन्न किया, मतलब उसको तोड़ा ताड़ा। मंदिर के आधुनिक भवन के निर्माण का श्रेय भी सरदार पटेल जी को जाता है। जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही जानिए, इतना ज़्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है। बस प्रसाद योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, कौन से मंत्री हैं, कहाँ से स्टार्ट किया गया है, कब स्टार्ट किया गया है, कितना इसका खर्चा है, क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यही बस इतना इम्पोर्टेंट जो है वो बस वही जानिए। 100% केंद्र प्रायोजित है। जो भी डिटेल है आप लोगों को बता दिया गया। चलिए तीसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। पशुपालन और संरचना विकास कोष देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भली भांति परिचित होंगे इनके नाम से ही आप लोग, काफ़ी हाईलाइट रहते हैं हमेशा। 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन और संरचना विकास कोष के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन और संरचना विकास कोष की स्थापना की बात कही गई थी। देखिए, आत्मनिर्भर भारत देश जो है, गोमाई गवर्नमेंट, मेरी सरकार, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपए, डेयरी प्रसंस्करण होगा, मूल्य संवर्धन होगा, पशु चारा होगा। देखिए, डेयरी प्रसंस्करण भी है, मूल्यवर्धन है, पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का संवर्धन है। 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन और संरचना विकास को स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, इस कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में
किसान उत्पादक संगठन या पीओ जिसे कहते हैं आम भाषा में, कंपनी एमएसएमई अधिनियम की धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां, व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे। पशुपालन और संरचना विकास कोष से संबंधित प्रावधान देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। अर्थात ये जो अवसंरचना कोष जो है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पशुपालन और संरचना विकास कोष का प्रमुख उद्देश्य दूध और मांस प्रसंस्करण की क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के ग्रामीण एवं असंगठित दुग्ध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके। उत्पादकों को उनके उत्पाद का सही कीमत प्राप्त करने में मदद करना, स्थानीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध और मांस उपलब्ध कराना, देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन युक्त समृद्ध खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना और बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को रोकना, देश भर में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और संबंधित क्षेत्र में रोजगार सृजित करना, दुग्ध और मांस के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना। जो मेन उद्देश्य है बता दिया गया है, इसका उद्देश्य पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब इसका थोड़ा सा डीप देख लीजिए। कोष के कार्यान्वयन संबंधी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन और संरचना विकास कोष के तहत सभी पात्र परियोजनाएं अनुमानित परियोजनाएं का लागत का अधिकतम 90% तक ऋण के रूप में अनुसूचित बैंकों से प्राप्त करने में सक्षम होंगी, जबकि सूक्ष्म और लघु इकाइयों की स्थिति में पात्र लाभार्थियों का योगदान 10%, मध्यम उद्यम इकाई की स्थिति में 15% और अन्य श्रेणियों में 25% हो सकता है। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन कितना प्रतिभागी होगा इसका। पशुपालन और संरचना विकास कोष के तहत 15,000 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि बैंकों द्वारा 3 वर्ष की अवधि में वितरित की जाएंगी। पशुपालन और संरचना विकास कोष के तहत मूल्य ऋण राशि के लिए 2 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि और उसके पश्चात 6 वर्ष के लिए पुनर्भुगतान अवधि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल पुनर्भुगतान अवधि जो होगी 8 वर्ष होगी, यानी कि पहले 2 वर्ष फिर 6 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि भी शामिल है। संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण के वितरण के पश्चात पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो, जिसमें ऋण स्थगन अवधि भी शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से प्रबंधित 750 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष की भी स्थापना की जाएगी। इसके तहत उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण गारंटी प्रदान की जाएंगी जो एमएसएमई की परिभाषित सीमा के अंतर्गत आती हैं। ऋण गारंटी सीमा की उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के अधिकतम 25% तक होंगी। तो ये इसका पूरा डिटेल था, दिशा निर्देश। अब हम बात करते हैं पशुपालन और संरचना विकास कोष का क्या महत्व है। भारत द्वारा वर्तमान में 188 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है, और वर्ष 2024 तक दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर 188 से 330 मिलियन टन तक होने की संभावना है। वर्तमान में केवल 20 से 25% दूध ही प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि सरकार ने इसे 40% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार तो लक्ष्य निर्धारित करती ही है, आपको पता ही है। इस कोष के माध्यम से बुनियादी ढांचा तैयार होने के पश्चात लाखों किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा और दूध का प्रसंस्करण भी अधिक होगा। इससे डेयरी उत्पादकों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि वर्तमान समय में क्या है, 9 के बराबर है, नगण्य है। भारत में यहाँ पे ये भी नोट करके बताया गया है कि डेयरी क्षेत्र में भारत को न्यूजीलैंड जैसे देशों के मानकों तक पहुँचने की आवश्यकता है। एक हमारे लिए आइडियल खड़ा है न्यूजीलैंड देश। भारत में डेयरी उत्पादन का लगभग 50 से 60% अंतिम मूल्य प्रत्यक्ष रूप से किसानों को वापस मिल जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में होने वाले विकास से किसान की आय पर प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। भारत में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा 53.5 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का निर्णय लिया गया है, वहीं 4 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इस कोष के माध्यम से भारत के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी और यह 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार द्वारा गठित इस कोष और इसके तहत स्वीकृत उपायों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों के लिए आजीविका का निर्माण होगा। ठीक है। तो ये है आज के तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की आपके पूरी डिटेल जो आपको बताया गया है। आपको पशुपालन और संरचना विकास कोष पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं।
कार्बन मूल्य निर्धारण कार्बन प्राइसिंग वर्क ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी तथा मैक्वेरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा कार्बन मूल्य निर्धारण एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कार्बन मूल्य निर्धारण की भूमिका को लेकर अब तक के सबसे बड़े शोध कार्य को प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं द्वारा अपने अध्ययन में 142 देशों को शामिल किया गया है। अब देखते हैं क्या अध्ययन किए हैं ये लोग। अध्ययन में 1990 के दशक से कार्बन मूल्य निर्धारण की भूमिका को कार्बन के कम उत्सर्जन के संदर्भ में देखा गया है। शोध में शामिल 142 देशों में से 43 देशों में इस अध्ययन की समाप्ति तक कार्बन मूल्य का निर्धारण समान ही रहा। कार्बन मूल्य का निर्धारण करने वाले देशों में जीवाश्म ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की औसतन वार्षिक वृद्धि दर उन देशों से 2% कम है जिन देशों में कार्बन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। कार्बन मूल्य निर्धारण करने वाले देशों में औसतन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2007 से 2017 तक की अवधि में 2% प्रति वर्ष की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अन्य देश जिनमें वर्ष 2007 से 17 की अवधि में कार्बन मूल्य निर्धारण नहीं हुआ है उनमें प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में 3% की वृद्धि देखी गई है। यह शोध कार्य पर्यावरण और संसाधन अर्थशास्त्र पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले कितना था अब कितना है ये बताया गया है ना आप लोगों को। 2007 से 17 तक की अवधि में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई है और अन्य देश जिनमें 2007 से 17 में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कार्बन मूल्य निर्धारण सभी देशों में प्रभावी नहीं। कार्बन मूल्य निर्धारण कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एक कारगर उपाय है जिसके प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर देखे गए हैं। वर्ष 2012 से 2014 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में जीवाश्म ईंधन के दहन में कार्बन मूल्य निर्धारण को शामिल किया गया था, तो वहां कार्बन उत्सर्जन स्तर में कमी देखी गई, लेकिन वर्ष 2019 से वहां कार्बन उत्सर्जन में एक निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। ये फिगर के माध्यम से सब देशों का डिटेल बताया गया है, इतना डीप जानने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन आखिर है क्या। कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा की गई कुल उत्सर्जन की मात्रा से है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट को ज्ञात करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन मूल्य निर्धारण या कार्बन क्रेडिट क्या है। कार्बन मूल्य निर्धारण कार्बन क्रेडिट का निर्धारण किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले अधिकतम कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। किसी देश द्वारा निर्धारित कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा में कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान की जाती है। ये देखिए फिगर, एक मिनट, फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। चलिए इस फिगर में जो लिखा है वही बता देता हूँ आपको। कार्बन मूल्य या कार्बन क्रेडिट का निर्धारण कैसे होता है देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किफ़ायती साधनों को विकसित करने के लिए वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विकसित देशों को 3 विकल्प दिए गए थे, जो इस प्रकार हैं। आपको पता है ना विकसित और विकासशील देश कौन कौन से हैं। तो 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, वही बात आप लोग परिचित होंगे अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो पहला था अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा है संयुक्त क्रियान्वयन। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में बताया गया कि विकसित देशों में सरकार या कंपनी को विकासशील देशों के लिए किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश पर ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है और इस ऋण को ही कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं शोध का महत्व क्या है। यह अध्ययन विश्व के सभी देशों और वहां की सरकारों को एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण उनकी विकास योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन पर कीमतों को निर्धारित करके उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। कार्बन टैक्स के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले संगठन एवं कंपनियों की संख्या कम हो सकती है, जो पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो ये शोध का महत्व है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक। टोटल 4 टॉपिक आप लोग को पढ़ाए होंगे। आप लोग कम से कम कमेंट तो किया कीजिए कि टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं समझ में आ रहा है, कर क्या रहे हैं आप लोग। जो भी टॉपिक है, मैंने बार बार कहा हूँ कि यूपीएससी का ही लेवल का मैं पढ़ा पाऊँगा करंट अफेयर। बार बार मैंने आपसे कहा है कि
तो वन लाइनर नहीं हो पाएगा। तो जब यूपीएससी की तैयारी करना है, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो बिना करंट अफेयर अपडेट आप प्रीलिम्स और मेंस कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेंस लिखना है, उसमें बिना करंट अपडेट का क्या लिखेंगे आप लोग। हिस्ट्री को तो चलिए छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें तो कुछ ना कुछ तो करंट तो अपडेट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब जैसे यह निष्ठा कार्यक्रम है, इसके पहले कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसे कार्यक्रम का डिटेल है, ये पूरा का पूरा आपको बताया गया है। क्या नहीं आप लोगों को बताया जा रहा है, कब लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या कौन सा क्या केंद्र प्रोजित है कि नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर पर सभी स्कूलों के सभी शिक्षक और स्कूल शामिल होंगे, इसकी विशेषताएँ बताई गई आप लोगों को। इसके पहले दीक्षा ऐप आया था, दीक्षा पोर्टल आया था, कब लॉन्च किया गया था, क्या इसका काम था, सब बताया गया इसको। प्रसाद योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लोग भूल जाते हैं इसको। प्रसाद योजना टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अक्सर लोग कुछ और सोच लेते हैं, संस्कृति सोच लेते हैं। जो भी दिया गया इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। प्रसाद योजना का क्या है, कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, कितना केंद्र प्रायोजित है तो कितना है, कैसे कैसे क्या है, क्या क्या सुविधाएँ दी जाएगी, क्या क्या मेन बिंदु है, सब डिटेल बता दिया गया, आप लोग को पढ़िए। पशुपालन और संरचना विकास कोष है, कितना इसके लिए बजट किया गया, कौन मंत्री जी हैं, ठीक है, सब पढ़िए। सरकार तो सब बता चुके, ठीक है। कोष के कारण संबंधित दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं, क्या इसके महत्व हैं, सब बता दिया गया है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। कार्बन मूल्य निर्धारण भी बताया गया, कौन सा यूनिवर्सिटी कर रहा है, क्या वो कह रहा है, अध्ययन में क्या खास आया है। कार्बन मूल्य निर्धारण सभी देशों में प्रभावी नहीं है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन क्या है, कार्बन मूल्य निर्धारण, कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन मूल्य या कार्बन क्रेडिट का निर्धारण कैसे होता है, शोध का महत्व क्या है, सब आप लोग को बता दिया गया है। तो चलिए आज के ये महत्वपूर्ण डीएनए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे। ना समझ में आए तब भी आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग, लेकिन हाँ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग अच्छा या बुरा जो भी करना है करिए, लेकिन कमेंट कीजिए जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, फिर मैं कल मिलता हूँ आप लोगों से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।